अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि महाराष्ट्र के एक बेटे ने अपने बाप से 4 एकड़ या कितनी ज़मीन जो भी बाप के पास थी उसको अपने नाम पे करवाया। उसके बाद उसे तीर्थ यात्रा करवाने के नाम पर लेकर निकला और ट्रेन जब मध्य प्रदेश के देवास तक पहुंची तो वहाँ से उतर कर वो चले गया और पिता वहीं रह गया, छोड़कर चले गया। बहुत बुजुर्ग, बहुत ख़राब हालत में वो पिता स्टेशन पर पड़े रहा। बाद में सरकार के लोगों ने, अफसरों ने जाकर उसको किसी वृद्धाश्रम में भर्ती किया। ये अभी हफ्ते 10 दिन के भीतर की ये बात है। कल ऐसा ही एक दूसरा समाचार और आया है। वो समाचार है उत्तर प्रदेश के आगरा से। एक किसी बड़े अस्पताल का मालिक परिवार, आगरा का, उस परिवार में 4 बेटे। तो उनकी माँ ने सारी संपत्ति अपने बेटों के नाम पर कर दी। उसके बाद बेटे बहू इन लोगों ने मिलकर माँ को घर से निकाल दिया। जो माँ का जो कहना है वो तो ये है कि ये बेटा बहू ये भी बात करते थे कि इसको गंगा में फेंक दिया जाए। ऐसी खबरें छपी हैं। सोशल मीडिया पर लोग उबले पड़े हैं इस घटना को लेकर और लोगों को लग रहा है कि ऐसी औलाद के लिए क्या कुछ किया जाए, क्यों कुछ किया जाए। लोगों को याद होगा हिंदुस्तान में बहुत पहले से एक लाइन चलती है कि पूत कपूत तो क्या धन संचय और पूत सपूत तो क्या धन संचय। इसका मतलब ये है कि अगर संतानें, हालांकि उस वक्त जब ये लाइन बनी उस वक्त लड़कियों को संतान भी नहीं गिना जाता था, तो केवल पूत शब्द का यूज़ हुआ है। पुत्री के लिए कुछ नहीं है उसमें, और पुत्री को वैसे भी विरासत में कुछ मिलता नहीं था। तो अगर पुत्र कपूत है तो उसके लिए कुछ भी छोड़ के जाओ वो बर्बाद कर देगा, और पुत्र अगर सपूत है तो उसके लिए छोड़ के जाने की ज़रूरत क्या है, वो खुद अपने काबिलियत से कमा लेगा। ऐसा इस देश में एक सोच चली आ रही थी। लेकिन ये 2 घटनाएं, अभी मैं हफ्ते 10 दिन के भीतर इन 2 घटनाओं को देख रहा हूँ तो मुझको एक चीज़ लग रही है। मैंने जब इसके बारे में ढूंढा, कानून को पढ़ने की कोशिश की, तो हिंदुस्तान का कानून बहुत ही अच्छा है। वो भले संविधान से और कानून की किताब से निकलकर ज़मीन पे पाँव दे या ना दे, वो किताब के भीतर बहुत ही अच्छा है, बड़ा खूबसूरत है। तो ऐसे मामलों के लिए कानून ये कहता है कि अगर माँ बाप ने आल औलाद के नाम पे ज़मीन कर भी दी है और अगर आल औलाद माँ बाप की फ़िक्र नहीं कर रहे हैं, तो जिन वारिसों को ये संपत्ति मिली है उनकी संपत्ति की रजिस्ट्री, उनके नाम पे की गई वसीयत, ये भी खारिज हो सकती है। ऐसा कानून कहता है। दूसरी तरफ कानून ये भी कहता है कि माँ बाप ने अगर कोई संपत्ति न भी दी हो आल औलाद को, लेकिन अगर अपनी गुजर बसर के लिए उनको ज़रूरत है, तो बेटों और बेटियों सबकी ये जिम्मेदारी है कि वो माँ बाप का ख्याल रखे, मदद करे। अगर सरकारी नौकरी में लोग हैं तो उनकी तनख्वाह से काट के सरकार दे सकती है ऐसे माँ बाप को। ऐसा कानून है। लेकिन मैं रोज़ाना सैकड़ों खबरें हिंदुस्तान की पढ़ता हूँ। मैंने आज तक एक भी मामला ऐसा नहीं पढ़ा है कि माँ बाप की दी हुई ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, रुपया, बैंक बैलेंस, इसमें से कुछ भी उनको वापस मिला हो। जबकि माँ बाप को यातना मिलने की, प्रताड़ना मिलने की, उनकी उपेक्षा होने की खबरें करीब करीब रोज़ कहीं ना कहीं से या तो छपती हैं या बिना छपे सुनाई पड़ती हैं। मैंने अपने परिवार के बहुत करीबी रिश्तेदारी में, बहुत ही करीबी रिश्तेदारी में ऐसा देखा हुआ है कि माँ बाप की किस तरह से उपेक्षा होती है, कैसे तिरस्कृत उनको छोड़ दिया जाता है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी पर पूरी नज़र रखी जाती है, उसको कब्जा करने की पूरी नीयत रहती है,
और उनके मरने के बाद कब्जा कर भी लिया जाता है। जीते जी उनको एक चाय के लिए नहीं पूछा जाता, लेकिन मरने के बाद उनकी प्रॉपर्टी पे दावा करने के लिए तुरंत उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा कर लोग जुट जाते हैं। ये हालत है। अब मैं इस बात को यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ कि क्या माँ बाप को ये छूट रहनी चाहिए, क्या ये आज़ादी रहनी चाहिए कि वो अपने जीते जी अपनी पूरी प्रॉपर्टी, अपनी पूरी रकम, अपने डिपॉजिट्स बैंक के जो कुछ भी उनके पास है वो पूरे के पूरे अपने संतानों को बांट दें? क्या ऐसा होना चाहिए? इसको इस नज़रिए से देखने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान में औसत उम्र बढ़ते चल रही है। लोग पहले 55 साल तक जीते थे, फिर 67 साल तक जीने लगे, अब शायद 70-74 साल तक जीते हैं, और जिनके पास थोड़ी बहुत संपत्ति है वो और भी ज़्यादा जीते हैं, क्योंकि उनको खान पान ठीक मिलता है, इलाज ठीक मिलता है। तो क्या सचमुच ही किसी को ये छूट रहनी चाहिए कि अपनी पूरी प्रॉपर्टी आल औलाद को दे दे? ऐसी छूट हिंदुस्तान के एक और तबके को नहीं मिली हुई है। इस देश में जो आदिवासी हैं वो अगर अपनी ज़मीन किसी गैर आदिवासी को बेचना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार की इजाज़त लेनी पड़ती है, और बड़े मुश्किल से ये इजाज़त मिलती है। कई कलेक्टर बरसों तक ये इजाज़त नहीं देते हैं, और जो कलेक्टर लापरवाही से ये इजाज़त बेचते हैं वो कई तरह की जांच में भी घिर जाते हैं। तो सरकार ने इसलिए ये नियम बनाया कि आदिवासी तबका अपनी संपत्ति को लेकर उतनी सावधानी नहीं बरत सकता, और उसको बेवकूफ़ बनाकर, उसको ठग कर कोई सवर्ण तबका, कोई संपन्न व्यक्ति उसकी ज़मीन को खरीद लेंगे और उसका पैसा खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ये नियम बनाया गया है। मैं आज यहाँ ये चर्चा करना चाहता हूँ कि ऐसा ही एक नियम हिंदुस्तान में, ऐसा ही एक कानून हिंदुस्तान में इस बात के लिए भी बनना चाहिए कि कोई माँ बाप अपनी पूरी संपत्ति अपने बच्चों में न बांट सकें। अपनी खुद की ज़िंदगी के लिए उसका एक हिस्सा रखना ज़रूरी हो। ये बंदिश आल औलाद पे भी लगनी चाहिए कि वो माँ बाप की इतनी से ज़्यादा संपत्ति आपस में नहीं बांट सकते। ये इसलिए ज़रूरी है कि ये कहानी घर घर की हो गई है कि पूरी संपत्ति ले ली, उसके बाद बूढ़े बुढ़िया तिरस्कृत पड़े हुए हैं, उनको देखने वाले कोई नहीं है। बहुत से मामलों में तो ये हो जाता है कि गांव के घर में या कहीं माँ बाप पड़े पड़े मर भी गए हैं और कई दिन बाद पता लगता है आल औलाद को। तो एक मजबूत कानून की ज़रूरत है जो माँ बाप को इस बात से रोके कि वो एक सीमा से अधिक संपत्ति अपनी आल औलाद को दे सकें। ये नियम रहना चाहिए कि अपने जीते जी उनके लिए अपनी संपत्ति का इतना हिस्सा खुद रखना ज़रूरी है, ताकि बुढ़ापे में ज़िंदा रहने के लिए, इलाज कराने के लिए उनको मोहताज न होना पड़े किसी का। और उनके मरने के बाद अगर आल औलाद उनको ठीक से रखेगी तो ये संपत्ति हो सकता है उनके नाम कर जाएं वो, वरना हो सकता है कि अपने मरने के बाद के लिए कोई वसीयत कर जाएं कि इसको फलाने धर्मार्थ ट्रस्ट को या समाज सेवी संगठन को दे दिया जाए। लेकिन मैं मौजूदा कानूनों को देख रहा हूँ, मौजूदा सामाजिक हकीकत को देख रहा हूँ, और इन दोनों को देखकर मिलाकर मैं इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ कि बुजुर्गों के हक को बचाने के लिए इस देश में एक बहुत साफ साफ कानून की ज़रूरत है कि कोई भी बुजुर्ग अपनी पूरी की पूरी संपत्ति अपनी आल औलाद को न दे सके। आप भी इस बारे में सोचिए। मैं ये दो ताज़ा खबरों के आधार पर इस बात को यहाँ शुरू कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ ख़त्म नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके सामने इस बात को रख रहा हूँ। आप इस बारे में सोचिए। आपके इर्द गिर्द ज़रूर ऐसे परिवार होंगे जिनमें कोई बुजुर्ग होंगे, ऐसे ज़रूर कोई परिवार होंगे जिनमें बुजुर्ग तिरस्कृत होंगे। तो थोड़ा अपने आसपास के लोगों से बात कीजिए कि क्या होना चाहिए।
और हो सकता है मेरी ये बात कोई सांसद सुन रहे हों, कोई वकील सुन रहे हों, हो सकता है कोई पीआईएल किसी कोर्ट में लग सके इसको लेकर। मेरी ताकत अदालत तक दौड़ लगाने की नहीं है, लेकिन मैं बहुत सी बातें ऐसी कहता हूं जिसको सुनकर अगर किसी की क्षमता है, अगर किसी की दिलचस्पी है, तो वो ज़रूर अदालत तक जा सकते हैं। तो मेरा मानना है कि जिन बुजुर्गों की हिफाजत के लिए इस देश में कानून बने हुए हैं और उन कानूनों से हिफाजत हो नहीं रही है, आपने शायद ही कहीं ऐसा सुना हो कि माँ बाप ने बच्चों के नाम कर दी गई संपत्ति को वापस पाने के लिए केस किया हो या ऐसे केस का कोई फैसला हुआ हो। मैंने दोनों में से एक भी नहीं सुना है। तो आप सोचिए इस बारे में, आपस में बात कीजिए। मेरे पास इस मुद्दे पे कहने को और कुछ नहीं है, लेकिन आपसे सोचने की अपील करने के लिए ज़रूर है। तो आप सोचिए और लोगों से बात कीजिए, हो सकता है इससे कुछ बुजुर्ग लोगों का भला हो जाए। कल हम फिर किसी और खबर को लेकर साथ में रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।